फ्रेंड्स, बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 17 चैप्टर, दैट इज डिपेंडेंट इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में वी नीड टू लोकेट एनी पॉइंट विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कहीं पर भी हम किसी की भी डायरेक्शन बताने के लिए हम किसी भी प्लेन पर दो डायरेक्शन का यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली करी होती है और एक वर्टिकली होती है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, उस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स जो डिवाइड करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं इनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से इंडिकेट किया गया है। हॉटस्पॉट ऑन कर दो। यहाँ पर हमारा जो है, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज नोन एज द ओरिजिन। इसको हम रेफरेंस पॉइंट को, जो ये हमारा मेन पॉइंट है, इससे किसी भी पॉइंट की लोकेशन को इंडिकेट करता है, दैट इज नोन एज द origin. It is the intersection point of two horizontal and vertical lines. ठीक है, the plane is divided into 4 parts. ठीक है, you are seeing here the plane is a plane surface. It is dividing into 4 parts: first, second, third, and fourth. We have indicated the name of this one first part. This one is second. That one is third and fourth. तो इफ दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट पे अगर हमें पहुंचना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को इंडिकेट करता हूँ, ये डिस्टेंस अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, ये 2 यूनिट और ये आप सपोज करो 3 यूनिट, तो जो राइट साइड की यूनिट्स हैं, डिस्टेंसेस हैं, उनको हम पॉजिटिव में इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में होगी उसको हम माइनस में इंडिकेट करते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमने इसको माइनस में इंडिकेट किया है, -1, -2, -3, और इस साइड वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव में इंडिकेट किया है। ठीक है, +1, +2, +3। जिस तरीके से हमने ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने पॉइंट्स को इंडिकेट किया है, इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस में भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये 1, ये सपोज 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली इट विल बी -1, -2 and -3. So these are the method of for representing any direction. Suppose we have to reach this point. Suppose करिए हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए we have to move 3 unit in the horizontal direction and 1 unit in vertical direction. ठीक है, तो इसका मतलब हम जो है इस रेफरेंस पॉइंट से जब भी कभी हम किसी भी जगह की लोकेशन बताते हैं, तो कोई हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे हम गरोंडा में रहते हैं, गरोंडा में भी हम अगर हमें कहीं पर किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है, किसी भी शॉप पर पहुंचना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से लेना होगा कि इस डायरेक्शन से हमें इस डायरेक्शन तक इतने यूनिट मूव करना है, इतने मीटर मूव करना है। इस तरीके से हम जो है इनकी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इन डायरेक्शन में, तो इसके जो हम कोऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है इसको लिखना चाहें तो 3,1 से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम मूव करेंगे, तो मूव करने के लिए हमें जो है एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिवली मूव करना होगा और वाई एक्सिस की तरफ भी हमें पॉजिटिवली मूव करना होगा। तो एक्स एंड वाई बोथ विल बी पॉजिटिव। तो हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ द x axis and y axis will be positive. Similarly, here we have to move in the left side, so it will be negative. Suppose if we want to reach at this point will be -1 direction. We are moving here, -1, 1. Here you are
you have to move left side 1 unit and 1 unit above the x-axis along the y-axis. So the point location will be -1, 1. So here we are observing that the first and second quadrant, the x coordinate is negative or y coordinate is positive. Similarly, in the third quadrant we are observing that if we have to move in this direction, this will be negative, and below this is also negative. The both will be negative, x-axis and y-axis. Similarly, in the fourth quadrant, x-axis along we are moving, so x coordinate is positive, and below x-axis we are moving, so y coordinate will be negative. So x is positive and y is negative. So in first exercise, we have the questions which we have to tell only the quadrant, in which quadrant the particular point is lying. Okay. So we are going to start exercise. Okay. So sometimes it happens also we are moving in along only x-axis. We are not moving in y-axis. The coordinate of suppose करो this point है, इसके coordinate we want to write तो 2, 0. ठीक है. On x-axis the y coordinate will be 0. ठीक है. On y-axis the y coordinate will be 3 unit and x coordinate will be 0. You are observing that on x-axis the y coordinate will be 0 and on the y-axis x coordinate will be 0. So according to this condition, we are going to start the exercise 17.1. So 17.1, देखिए first question से we are going to start. State whether the following statements are true or false. Correct that are false. A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y-axis. ठीक है, देखो अभी हमने यही बताया आपको, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, ठीक है, तो कहाँ लाई करेगा वो, y कोऑर्डिनेट अगर नॉन जीरो है तो कहाँ लाई करेगा, दैट विल लाई ऑन y-axis. So it is true. ठीक है. The next question, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 7 will lie on y-axis. ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर 0 ले लेंगे तो कहाँ लाई करेगा वो, x एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन इन्होंने बोला है आपसे कि वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो इट इज फॉल्स हो गया. ठीक है. थर्ड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0. ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को हम वो पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम 0, 0 लेते हैं. ठीक है, इट इज ट्रू. द फोर्थ पार्ट, if the point xy lie on x-axis then its abscissa is 0. ठीक है, तो ये फॉल्स है. अगर xy पर लाई करता है ऑन x एक्सिस पर तो एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट. ठीक है, आप याद रखो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं. इसका नाम एब्सिसा भी. और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को हम जो है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है एक्स वाई लाई ऑन वाई एक्सिस देन ऑर्डिनेट इज 0. वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑर्डिनेट 0 नहीं होगा. ठीक है, वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 कब हो सकता है, जब आपकी x की वैल्यू भी 0. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें हमें पॉइंट बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. द पॉइंट -3, -2. -3, -2 का मतलब दोनों ही नेगेटिव है.
जब दोनों नेगेटिव हैं तो दिस विल लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट दे रहे हैं तो इट इज फॉल्स। द पॉइंट 5 कोमा -3, 5 कोमा -3 का मतलब इट विल लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट दे रहे हैं, इट इज आल्सो फॉल्स। तो इस तरीके से आपको इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताने थे। फिर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। आप इसमें जो है, मैंने तो देखो 4 लाइन वाला यूज किया हुआ है, आप ग्राफ पेपर पे आप यूज कर सकते हैं। देखो -3 5 है, ये -3 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3 5 जो पॉइंट लेंगे, -3 ये हो गया, और 5 पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका -3 और 5। ठीक है, ये -3 5 हो गया, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब जैसे 4 2.5 है, 4 2.5 को लाई करने के लिए यहाँ पे 3 4 यहाँ हो जाएगा, फिर 2, देखो यहाँ पर हमने 4 तक, 4 पॉइंट यहाँ होगा, 2.5 का मतलब 1 2, 2.5 है यानी कि इसका 1/4 पार्ट हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 2.5। ये पॉइंट को आप इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपको स्मॉल डिवीजन मिल जाएंगे, उनका आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी जो आपकी नॉर्मल नोटबुक है उस पे स्केल का यूज करके भी आप मार्क कर सकते हैं पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट मार्क करने हैं, बाकी पॉइंट आप खुद मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रेंट इज ए बी सी डी, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो यहाँ पर मैं देखो मार्क करके बताता हूँ आपको, अलग मार्क कर लेते हैं इसको यहाँ पर अलग पेज पर। ये पॉइंट है आपके 1,2, मैं लिख लेता हूँ इसमें पहले 1 2, और एक पॉइंट है आपका -4 2, थर्ड पॉइंट है आपका -4 -1, और फोर्थ पॉइंट है आपका 1 -1। इन पॉइंट को हमें मार्क करना है। ठीक है, इनको मार्क करने के लिए देखो 1,2, 1,2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 1 2, इसको नेम हमने ए दे दिया। फिर -4 2 है, तो 1 2 3 4, -4 2 ये पॉइंट हो जाएगा। फिर -4 -1, ठीक है, -4 -1 -4, सॉरी -4 तो ये हो गया, -1 यहाँ होगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 कोमा -1, 1 कोमा -1, ये पॉइंट। तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट। तो ये आपको जो शेप बन रही है, ये आपको बताना है ये किस टाइप की शेप है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एबीसीडी, फाइंड इट्स एरिया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये आपकी लेंथ है 1 2 3 4 5 यूनिट हो रही है ना, लेंथ। और ब्रेथ कितनी हो रही है, ब्रेथ हो रही है आपकी 1 2 3। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर तो नहीं है ना। लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में क्योंकि देखो एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और अपोजिट साइड कैसी है, वो आपकी इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 × 3 होगी, यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा।
ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको जो है इसका एरिया कैलकुलेट करना था। इसी तरीके से देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट ए रेक्टेंगल विच लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज ओरिजिन एज वन वर्टेक्स is 6 unit along the x-axis and 4 unit along the y-axis. Give the coordinates of its vertices. एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, मैं यहीं पर बना देता हूँ उसको। ये कह रहे हैं कि along x axis 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाना है, और y axis के along 1 2 3 4 तक जाना है। ये आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आप। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका जो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा 6,0 हो गया, ये आपका 6,4 हो गया, ये 0,4 हो गया। बस ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे कर दिया। तो बेटा ये जो है हमारी एक्सरसाइज 17.1 जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज निकाल लीजिए 17.2। देखो बेटा 17.1 में भी आपको यही ग्राफ इसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन इसमें हमें क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, सिर्फ प्लॉट करने हैं जो कंडीशन दी हुई है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। प्लॉट ए ग्राफ टू शो द above data. Use the graph to find the amount needed to buy 8 liters of petrol. The quantity of petrol that can be purchased for rupees 11,020. अब ये जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 70 बहुत बड़ा डाटा दिया हुआ है, 1400 भी हम यूज कर रहे हैं। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम यहीं पे जो रेड वाली जो लाइन है मैं इसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमने ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ले ली हमने, एक तो ये वाली लाइन ले ली, और एक ये लाइन ले ली। तो इसमें जो ये यूज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल 1 यूनिट, मतलब 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज है। तो हम 1 लीटर हम यहाँ ले रहे हैं, इसमें जो है इसको 1 5 10 15 20 तक जाना है, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको ले लेते हैं 20 का मतलब है यहाँ तक हम 5 ले लेते हैं, है ना, 2 डिवीजन का। ये हमने 10 ले लिया, ये 15 ले लिया, ठीक है, और इसको हमने 20 लीटर ले लिया, मतलब उसी विड्थ का ले लिया। मतलब हमने जो है 2 डिवीजन में हमने 5 लिया है, तो 2 डिवीजन में फिर हमें यहाँ पर 5 लेना होगा। मतलब स्केल हमें सेम रखना होगा, जो भी हम स्केल सेलेक्ट करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो स्केल हम सेम रखेंगे, यहाँ पर भी 5 है तो ये भी इतना विड्थ का हमने 5 ले लिया। अब इसमें जो है 5 की जो कॉस्ट है वो 350 दी हुई है, 350 है, 700 है, और 1050 और 1400 है। तो यहाँ पर भी हमें उसी स्केल के हिसाब से इसको डिवाइड करना होगा। चलिए मैं इसको जो है ऐसी यूनिट में ले लेता हूँ, 5 7 या 35, इसको हम सपोज करिए हम 100 ले लेते हैं। ये 100 है ना, ये 200, ये 300, 400, ठीक है, 500, 600, 700, 800। ये थोड़ा स्केल बड़ा हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है। 1000, देखो यहाँ पर हम साफ, क्योंकि 1400 है तो 1400 यहाँ पर लाने में दिक्कत होगी, तो आप जो हम मार्क कर सकते हैं पहले वो मार्क करते हैं। देखो 5 पर जो है 350 है,
तो 350 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर आ गया। 350 को हमने यहाँ मार्क कर लिया मिडिल में। तो 5 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 350 आ रही है। तो 300 और 400 के बीच में जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हमने मार्क कर लिया। इसी तरीके से 10 पे कितना है, वो 700 है। 10 पे आपका जो है वो 700 हो जाएगा। और 15 पर कितना है, 1050 है। 15 पर 1050। 1050 का मतलब ये आ गया। तो ये बेटे ये एक, इनको हम अगर ज्वाइन करते हैं स्केल से, है ना, स्केल से अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, मैंने स्केल से नहीं किया है, आप स्केल से ड्रॉ कर लेना। इससे आपको सारी पोजीशन पता चल जाएगी। जैसे कि आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी उसकी, उससे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप निकालना चाहें कि 1 लीटर की कॉस्ट क्या होगी। जैसे हमने जो है ना 5 यहाँ तक लिया है, ये 2.5 होगा, है ना। 1 लीटर कहाँ आएगा, 1 लीटर इसके मिडिल के आसपास आएगा। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो ये आपको कॉस्ट बता देगा। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 70 है, उन्होंने दी हुई थी, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया, लेकिन वो कॉस्ट भी निकल आएगी। आप किसी की भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आप, ठीक है, यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो उसको स्केल से आप क्या करेंगे, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको इस पे, इस लाइन पे आप मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। फिर जहां पर ये टच करेगा उसको फिर यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से ज्वाइन करने पर आपको डिफरेंट जो भी वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। तो आप इस तरीके से स्केल का यूज करके आप इस तरह यहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सभी क्वेश्चंस का जो करने का जो मेथड है वो लगभग एक यही रहेगा। जैसे इन्होंने पूछा द अमाउंट नीडेड टू बाई 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब 8 लीटर पेट्रोल सपोज करो यहाँ पर है, आता है 8 लीटर, है ना। तो वो 5 हमने यहाँ लिया है, 10 यहाँ लिया है, तो मिडिल में कितना होगा, 7.5 होगा ये, है ना। तो 8 लीटर को मैं यहाँ लेता हूँ, तो 8 लीटर की जो कॉस्ट है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर से ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर भी मिलता है उसको आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो। तो इसकी कॉस्ट जो आएगी लगभग 600 की क्लोज, यानी कि 560 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है कॉस्ट निकाल लेनी है, जिसकी भी आप निकाल करना चाहें। तो क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 1 बताया है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, उसी तरीके से थर्ड करना है, फोर्थ भी इसी तरह करना है, फिफ्थ भी इसी तरह करना है। तो पांचों क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, 6 भी इसी तरीके से करना है। तो 1 से लेके 6 तक का सबका मेथड एक ही है। आप इसी तरीके से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी, है ना, मिस्टेक कम होगी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 7 में बुक में सब कुछ ग्राफ बना हुआ है, बिग बुक से ही आपको आंसर देना है। देखो इसमें दिया हुआ है द एडजॉइनिंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ए डे एट डिफरेंट टाइम्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर एट 6 AM। अब इन्होंने जो है टाइम लिखा हुआ है, 6 AM पे कितना टेम्परेचर है ये बताना है, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो 6 AM पर टेम्परेचर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, है ना। कितना आ रहा है आपका, 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, बस। ये उससे भी आसान काम है। वहां आपको ग्राफ बनाना पड़ रहा था, उसके बाद आंसर भी देने पड़ रहे थे, इसमें ग्राफ बने हुआ है। एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किस टाइम पर है। तो ये टाइम आपको यहाँ पता चल जाएगा, नीचे आएंगे, वो आपका है 11 AM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो आपको इस तरीके से करना है ना। सब कुछ ग्राफ में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना है।
देखो, अमन started his journey on car from his house and came back. The adjoining graph shows his position at different times during the whole journey. Study the graph and answer the following question. At what time did he start and end his journey? कब शुरू की, कब एंड की? सब कुछ ग्राफ पेपर से पता चल रहा है, ग्राफ में पता चल रहा है 4 AM पे उसने स्टार्ट की और 3 PM पर ऑफ की, है ना? What was the total direction of journey? What was the total direction of journey, distance from house in kilometer? जो डायरेक्शन ऑफ जर्नी की जो बात है वो यहाँ तक पता चल रही है आपकी 60 किलोमीटर तक, है ना? यहाँ जो आपकी जो डायरेक्शन जर्नी है वो 60 किलोमीटर है। फॉर हाउ मेनी आवर डिड ही नॉट मूव? कितने टाइम ऐसा हुआ है वो मूव नहीं किया है? देखो यहाँ पर वो 1 घंटा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, वहीं पर रहा है ना, 6 से 7 AM तक। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द जर्नी? टोटल डिस्टेंस बतानी है उसने कितनी कवर की है ना? तो वो आप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर तो ये गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 किलोमीटर ये गया, 30, फिर यहाँ पर मूव किया, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद 60 किलोमीटर तक वो मैक्सिमम गया है, फिर वापस लौट के आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो आपको काउंट 20 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, है ना? टोटल डिस्टेंस जो है जो कवर किया है यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने के बाद फिर वापस आया है तो 120 हो गई। बट ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी? टोटल टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा एवरेज स्पीड रहेगी। फिर बेटा देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका। द एडजॉइनिंग ग्राफ शोज द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड सेल्स of cars of company for first 6 months during year 2015. Study the graph and answer the following question. ठीक है, ये कार की जो है सेल्स दी हुई है, ठीक है, जो 6 मंथ्स की जो दी हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये तो है एक्चुअल सेल जो डार्क लाइन से दिए गिवन है, और एक्सपेक्टेड सेल जो डॉटेड लाइन से दी, ठीक है। In which month was the actual sales same as expected sale? यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड सेल और जो एक्चुअल है वो सेम रही है। वो कौन सा मंथ रहा है? वो अप्रैल का। फॉर विच मंथ वाज द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड सेल मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम कब रही है? वो मार्च में और मई में रही है। ओ सॉरी, ये कौन सा मंथ है आपका? जून वाले मंथ में मैक्सिमम सेल रही है, ठीक है। ये तो रही है आपकी एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड जो थी वो मार्च में थी और मई में थी। व्हाट वाज द टोटल सेल्स ऑफ कार्स? टोटल सेल्स कितनी हुई है कार की इन फर्स्ट 3 मंथ? तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको बताना है। जनवरी में 75 है ना, इसमें 100 है, और ये भी आपकी 75 है, तो कितनी होगी? 250 होगी। तो इसी तरीके से आपको जो है इन सारे पार्ट के आंसर देने। तो बेटे ये जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये कुछ पार्ट छोड़ दिए, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक फिनिश करते हैं। तो ये चैप्टर जो है आप 17 तक, सिलेबस में आपका इतना ही आएगा। जो हमने चैप्टर रखे थे ये ग्राफ वाले इजी चैप्टर हैं, इसलिए हमने 2 चैप्टर ये इजी वाले डाल दिए थे, और डाटा हैंडलिंग के बाकी वो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस।